यूएसए ईरान की जंग को अब 8 दिन हो गए। पिछले वीडियो में हमने जाना क्या इतिहास था और क्या सिचुएशन हुई जिसके कारण ये लड़ाई शुरू हुई। अब देखते हैं ताजा हालात। 4 मार्च को इजराइल की फोर्सेस ने बहुत ही भयंकर स्ट्राइक्स तेहरान में की, जिसके कारण IRGC का हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया। और तो और यूएस नेवी ने आइरिस देना, जो कि विशाखापट्टनम में मौजूद थी, जब वो ईरान को चली, उसे श्रीलंका के पास टॉर्पीडो मारकर उड़ा दिया। इस घटना से भारत के विपक्ष ने बहुत हंगामा किया कि ईरान तो दोस्त था, फिर आपने उसके जहाज की मदद क्यों नहीं की? आखिर भारत ने यूएसए को इस एक्शन से क्यों नहीं रोका? क्या ये हमला भारत के क्षेत्र में था? इन सवालों के जवाब हम आगे इस वीडियो में देंगे। आइरिस देना को डुबाने के बाद ईरान ने अपना पलटवार किया। बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमलों से गल्फ के कंट्रीज को हिला के रख दिया। क्या अबू धाबी और क्या इजरायली एम्बेसी, सभी को बैलिस्टिक मिसाइल ने जोरदार नुकसान पहुंचाया। इस हमले के बाद 5 मार्च को इजराइल ने अपने सभी नागरिकों को गल्फ रीजन से इवैक्यूएट करना शुरू किया, खासकर इंडस्ट्रियल एरिया से। ईरान के ड्रोन शाहिद ने यूएसए के बेसिस को कुवैत और इराक में ध्वस्त कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अब भी बंद है, और तो और IRGC के कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने के कारण कम से कम 700 प्लस ऑयल टैंकर्स अभी भी वहां खुली समुद्र में एंकर डाले खड़े हैं। 6 मार्च को आई रिपोर्ट्स के अनुसार हथियारों और इंटेलिजेंस के अलावा यूएसए अब अपनी चालाकियों पर भी ध्यान दे रहा है। यूएसए ने कुर्दिश के लड़ाकों को हथियार देना शुरू कर दिया है ताकि ईरान में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न की जाए। अब ये कुर्दिश रेबल्स कौन है, ये भी इस वीडियो में आगे देखेंगे। ईरान के पलटवारों के कारण सऊदी का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको के 2 आउटलेट शटडाउन कर दिए गए हैं। सुल्तान एयरबेस भी मिसाइल हमले के बाद बंद पड़ा है। 7 मार्च की रात को ईरान ने रूस का दिया क्लस्टर बॉम्ब, जो कि यूएन द्वारा बैन है, उसे यूज किया। इजराइल के डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। शाहिद कामिकाजी ड्रोन्स और डेब्रिस अटैक ड्रोन्स ने जबरदस्त वार किए हैं। एक मजाक की बात बताऊं, एक शाहिद ड्रोन की कीमत महज 20 से 30 लाख रुपए है, लेकिन उसे इंटरसेप्ट करने के लिए जो पैट्रियट मिसाइलें चलाई जा रही है वो करीब 40 से 45 करोड़ की। आप समझ सकते हैं कि किसका नुकसान ज्यादा है और किसका नुकसान कम। बाकी इतने हंगामे के बाद यूएन ने अब जाके मुंह खोला है। मुंह खोलते ही यूएन ने बताया 2 तरफे इस हमले में वार पलटवार के बीच अब तक 2400 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इन सब के अलावा तत्काली जो अभी क्रूड ऑयल्स का प्राइस है करीब 93 से $95 पर बैरल है, और अगर ये और कंटिन्यू हुआ तो ये शायद $150 पर बैरल भी क्रॉस कर सकता है बहुत जल्द। इन सब में एक भारत की डिप्लोमेटिक जीत की बात बताऊं, ईरान ने सभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद रखा है, केवल भारत और चाइना को ही अलाउ किया है वहां से तेल लेने के लिए। तो आप समझ सकते हैं। बाकी रशिया तो है ही है भारत को ऑयल सप्लाई करना। तो अभी ऑयल को लेके भारत को कोई पैनिक नहीं है। इस आपदा में भारत को एक अवसर भी है, क्योंकि बाकी देश रशियन ऑयल खरीद नहीं सकते क्योंकि यूएसए से टैरिफ का डर है, और भारत ऑलरेडी रशिया का ऑयल खरीद के मार्केट में बेच रहा है। तो ये इंडिया के पास भरपूर चांस है तेल से पैसा रहा। अब आते हैं आइरिस देना के ऊपर हुए मिलिट्री एक्शन पर। आखिर क्यों भारत ने उसे बचाया नहीं? क्या वो भारत के बचाव क्षेत्र के अंदर था? एक नेवल एक्सरसाइज के तहत आइरिस देना विशाखापट्टनम आया हुआ था। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, क्योंकि ईरान अब जंग में है, आइरिस देना ने वापस लौटने का फैसला किया। लौटते वक्त श्रीलंका के गॉल पोर्ट से नजदीक इंडियन ओशन में टॉर्पीडो मारकर यूएसए ने उस शिप को उड़ा दिया, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पहली चीज, ये घटना भारत की समुद्री सीमा से बहुत दूर हुई। वो समुद्री सीमा श्रीलंका के कंट्रोल में थी, भारत के नहीं। फिर भी इंसानियत के नाते भारत ने इस घटना के तुरंत बाद इंडियन नेवी की कई फ्लीट्स को वहां आगे बढ़ाया, और तो और लॉन्ग रेंज पेट्रोल वेसल्स और एयरक्राफ्ट को भी वहां सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेज दिया। इसके अलावा एयर ड्रॉपेबल लाइफ राफ्ट्स को भी तैनात रखा ताकि रेस्क्यू किया जा सके। इन सब के बाद भी INS तारांगिनी और INS इक्षक को भी वहां भेजा गया ताकि सर्च और रेस्क्यू मिशंस को जल्दी किया जा सके। ये किसी के कहने या किसी के बोलने पे नहीं किया गया, ये हमारे और ईरान की दोस्ती और इंसानियत के नाते की गई मदद है। तो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि भारत ने मदद क्यों नहीं की, या क्या ये भारत की सीमा में था, या यहाँ कोई भारत की गलती। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, आखिर ये कुर्दिश रेबल है क्या? कुर्दिश रेबल बेसिकली एक संगठन है, या संगठन भी नहीं कहूँगा मैं, तो ये एक तरह के लोग हैं जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ रहे हैं, अलग देश की मांग कर रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान कर रहा है। कुर्द का जो एरिया है वो किसी एक देश में नहीं है,
वो 4 देशों की सीमाओं में मिलकर बनता है और ये भाषा पर आधारित है। जैसे नॉर्दर्न कुर्द जो कि बकूर बोलते हैं, बकूर भाषा का प्रयोग करते हैं, वो तुर्की का दक्षिणी भाग है। दक्षिणी कुर्द जो बसूर भाषा का प्रयोग करते हैं वो इराक का उत्तरी भाग है। ईस्टर्न कुर्द जो रोज़हिलात भाषा का प्रयोग करते हैं वो ईरान का नॉर्थ वेस्ट भाग है। और पश्चिमी कुर्द जो कि रोज़ावा भाषा का प्रयोग करता है वो उत्तरी भाग है सीरिया का। ये 4 इलाके मिलकर कुर्द बनते हैं और यहाँ के लोगों ने कुर्दिस्तान की मांग को लेकर प्रोटेस्ट और हंगामा कर रखा है पहले से। तो इस लड़ाई का फायदा उठाकर यूएसए ईरान के कुर्द वाले पोर्शन में अपसेट करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के रेवोल्यूशनरीज, वहाँ के रेबल्स को हथियार और पैसे प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो और हंगामों को तेज कर सके। बाकी देखते हैं इस युद्ध में अब आगे क्या होता है। अब तक हुए इस युद्ध में कुछ फन फैक्ट्स भी हैं जो सुनने में जितने अजीब हैं उतनी ही उन पर हंसी भी आती है। आते हैं पहले फैक्ट पर। यूं तो अमेरिका और इजराइल टेक्निक के मामले में बहुत धनी है। टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, उन्नत और विकसित मिसाइलें, इन सब की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, ईरानी एयरबेस को जब उड़ाया गया, उस बेस को उड़ाने के लिए लगभग 100 मिलियन से भी ज्यादा के बॉम्ब्स का प्रयोग किया गया। लेकिन जब वहां पलटकर लोगों ने देखा तो पता लगा ये बॉम्ब तो केवल और केवल 150 रुपए के एयरक्राफ्ट की पेंटिंग्स को मारने के लिए यूज किए गए। हंसी आई होगी, हंसी तो जरूर आई। एक फन फैक्ट और है, ये हमारी अनपढ़ मीडिया का है। हमारे देश के नंबर 1 न्यूज चैनल ने खबर प्राइम टाइम पे ब्रॉडकास्ट की कि ईरान ने किया अमेरिकी एम्बेसी पे हमला। लेकिन 1979 के बाद से ईरान में अमेरिकी एम्बेसी तो है ही नहीं। 1979 के बाद से ईरान में अमेरिकी एम्बेसी तो है ही नहीं, तो फिर हमला किस पे किया गया? लेविट ये दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में और अब अमेरिका पर भी जबरदस्त दबाव। अंजना, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। और 1979 की उस घटना का कैरोलिन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था। हमारे वाले भी ना गजब के हैं, एकदम बड़े ही वाले हैं। मीडिया की क्या बात करें, हमारा अपोजिशन भी तो ऐसे ही है। अपोजिशन इंडियन गवर्नमेंट को ये बात को लेकर ट्रोल कर रहा है कि यूएसए ने आपको 30 दिन की परमिशन दी है रशियन ऑयल बाय करने की। परमिशन मांग कौन रहा है? हम पे जब टैरिफ लगाया गया था हम तब भी रशियन ऑयल खरीद लिए, तो परमिशन मांगी किसने? और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी इंडिया रशिया का ऑयल महीनों से खरीदता ही आ रहा है। यहाँ तक कि फरवरी 2026 में बाकी महीनों की तुलना में 6% ज्यादा तेल खरीदा गया। तो परमिशन क्या है? परमिशन तो छोड़िए, स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होने के बाद पूरा का पूरा यूरोप, जो कि ऑलरेडी नेटो का अलाय है और यूएसए का मित्र भी, उसने यूक्रेन से रिक्वेस्ट करी है कि रशियन गैस की पाइपलाइन को खोल दिया जाए ताकि यूरोप में गैस की कमी न हो। अब बताइए, बाकी ये तो अब तक क्या अपडेट्स हैं। इस युद्ध पे हम और आगे भी नजर बनाए रखें। देखते हैं शांति कब तक बहाल होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साइको टेलर साइनिंग ऑफ।